दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम पहली न्यूज़ के साथ में। पहली न्यूज़ हमारी है GNCTD एक्ट 2021 को लेकर है। इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। GNCTD का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। अब ये एक्ट बन गया है 2021। ठीक है, अब ये एक्ट ये कहता है कि दिल्ली में जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है केजरीवाल साहब की, तो सरकार का मतलब वो नहीं है। सरकार का मतलब होगा कौन सी सरकार? उपराज्यपाल की सरकार, LG की सरकार। ये एक्ट ये कहता है। काफ़ी सारी पावर जो है इसमें उपराज्यपाल को दे दी गई हैं। जैसे यदि आप कोई भी एक्ट बनाते हो तो उससे पहले आपको उपराज्यपाल की सहमति लेना पड़ेगा, तो पावर हो गई ना उसकी कम। जबकि नॉर्मली क्या होता है, राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल जो होता है ना, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है, आपको कोई भी एक्ट बनाने के पहले LG से अनुमति लेना पड़ेगा। इसी के चक्कर में इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा था। यदि हमें सारे ही नियम कानून के लिए LG की पहले से ही अनुमति लेना है तो हमारे यहाँ हमारी सरकार का क्या मतलब, हमारी चुनी हुई सरकार का यहाँ मतलब ही क्या रह गया है। इसी के कारण इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा था। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। केंद्र सरकार ने अब देखो अधिसूचित कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है, पब्लिक के सामने ये सूचना दे दिया है कि अब हम जो है दिल्ली की गवर्नमेंट को जो है LG उसको और भी ज़्यादा पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये जो है इफ़ेक्ट आ गया है 27 अप्रैल से। अब ये तो काफ़ी अच्छा मौका भी मिल गया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया था दिल्ली की सरकार को, यदि आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें बताओ, हम केंद्र सरकार को बोलेंगे कि वो स्थिति को हैंडल करे, जिस प्रकार से यहाँ पर काला बाजारी हो रही है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं असम से। तो असम का हम मैप देखते हैं अपने। ठीक है, कहाँ कहाँ से अपनी बाउंड्री को शेयर करता, कौन सी नदी यहाँ पर जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम इसके नीचे तरफ से, मतलब दक्षिण की तरफ से। तो नीचे तरफ में त्रिपुरा थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है इससे। इसके बाद है मिज़ोरम, मिज़ोरम के बाद है मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल। ठीक है, मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसके बाद ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है नागालैंड के साथ में, जिसकी राजधानी है कोहिमा। इसके बाद काफ़ी बड़ी मात्रा में अरुणाचल प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है ईटानगर। इसके बाद और यदि हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ और पश्चिम की तरफ, तो भूटान से ये टच करता है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। इसके बाद थोड़ा सा ये जो हिस्सा है ना, आप देख रहे हैं ये पूरा ग्रीन वाला, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल के साथ में भी शेयर करता है। अब कुछ हिस्सा बांग्लादेश के साथ में भी शेयर करता है, जिसकी राजधानी है ढाका। इसके अलावा मेघालय के साथ में भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है शिलोंग। और असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ये तो हो गया था असम का मैप। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो असम में अर्थक्वेक मतलब भूकंप आने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, 10 लोग में इंजरी आई है, कुछ घायल भी हुए हैं। कई सारी जो बिल्डिंगें हैं ना, वो डैमेज हो गई हैं। इसका जो एपी सेंटर है वो था धेकियाजुली, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक एजेंसी का नाम उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, जो कि जांच पड़ताल या फिर मॉनिटरिंग या फिर रिकॉर्ड रखती है अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हमारे इंडिया में होती है। ठीक है,
पूरे इंडिया में इसके नेटवर्क स्टेशन 115 हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग करने के अलावा ये कुछ रिसर्च भी करता है भूकंप से रिलेटेड। ये सारे इसके काम है और ये 24/7 काम करते रहता है। 115 इसके नेटवर्क पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। ठीक है, जो सिस्मोलॉजिकल डाटा प्राप्त होता है ना, उसका मेंटेनेंस करने का काम भी ये करता है, इंफॉर्मेशन सर्विस भी प्रोवाइड करता है। और सिस्मो अर्थक्वेक से रिलेटेड ख़तरों को हम कम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके द्वारा ही की जाती हैं। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में उतनी कोई ख़ास न्यूज़ आई नहीं है, इसलिए हम अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, क्या इसका एपिसेंटर रहता है, अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थक्वेक आते हैं तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, ये सारी बातें हम कवर कर लेंगे ताकि जियोग्राफी का जो हमारा पोर्शन है ना, उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं भूकंप के बारे में, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप आने के क्या क्या रीजन है। ठीक है, और इसमें यूज़ होने वाली अलग अलग टर्म को हम देख लेंगे। भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन कंप। भू मतलब हमारी पृथ्वी, कंप मतलब होता है कंपन, मतलब हमारी पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होता है ना, उसको हम कहते हैं भूकंप। ये कंपन उत्पन्न होने का एक ही रीज़न है तरंगे, जिसको हम इंग्लिश में वेव कहते हैं। अलग अलग टाइप की वेव जो है हमारी धरती से निकलती हैं। वो कब निकलती हैं, हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, अलग अलग प्लेटों से इस प्रकार से मिलकर बनी हुई है। इस प्रकार से ये प्लेटें हमारी पृथ्वी पर हैं। ये प्लेटें आपस में गति करती हैं क्योंकि इनके बीच में ये लिक्विड जो मेंटल होता है ना, वो भरा हुआ रहता है। इसी के कारण इनमें गति होती है। गति होने के कारण ही ये तरंगें छोड़ती हैं और उन्हीं तरंगों की ऊर्जा के कारण हमारी धरती में कंपन उत्पन्न होता है। अब इसमें यही बात कही गई है, जैसे कि इसमें बात बताया गया है भ्रंश के बारे में। ठीक है, भ्रंश के किनारे किनारे ही ये जो एनर्जी है वो निकलती। भ्रंश मतलब होता है दरारें, जैसे दो प्लेटों के बीच में ये जो दरारें हैं ना, इनको ही भ्रंश कहा जाता है। देखो, अब ये जो दो प्लेटें हैं ना, आपस में विपरीत गति में, विपरीत दिशा में गति करती हैं, लेकिन इनके ऊपर जो शैलखंड रहते हैं ना, ये इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं और इनके बीच में घर्षण होता है। इसी के कारण ये जो है आपस में बंधी रहती हैं। मतलब जो घर्षण था ना, उसने उन दोनों प्लेटों को रोके रखा था, लेकिन जब ये जो घर्षण है कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, ये प्लेटें अचानक विकृत होती हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में सरक जाती हैं। इसी से एनर्जी निकलती है और एनर्जी तरंगों के रूप में रहती है, चारों दिशाओं में ये गति करती है। अब देखो, इसमें दो टर्म यूज़ की गई हैं, फोकस और हाइपोसेंटर। ठीक है, मतलब धरती के अंदर जहाँ पर से ये उद्गम हुआ है भूकंप का, उसको हम कहेंगे हाइपोसेंटर। और यदि हम बात करें धरती की तल पर, सरफेस पर जो सेंटर रहेगा 90 डिग्री पर, उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। जैसे कि अभी की न्यूज़ में बताया गया है कि असम में इसका एपिसेंटर कहाँ पर था। इसको हिंदी में कहते हैं एपिसेंटर को अधिकेंद्र, और जो धरती के अंदर रहता है उसको अवकेंद्र या फिर उद्गम केंद्र भी कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो अधिकेंद्र रहता है वो बिल्कुल फोकस या फिर हाइपोसेंटर के 90 डिग्री पर रहता है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि देखो, जितने भी भूकंप आते हैं ना, वो लगभग पृथ्वी की सरफेस से 200 किलोमीटर की गहराई तक ही आते हैं, मतलब स्थल मंडल पर ही आते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अब यहाँ से अलग अलग प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे ये जो इसका सेंटर है ना, जहाँ से ये निकली है धरती के अंदर का, यहाँ से भूगर्भिक तरंगें भी निकलती हैं, धरातलीय तरंगें भी निकलती हैं। अब यदि हम बात करें बॉडी वेव्स की, भूगर्भिक तरंगें, तो ये बिल्कुल धरती के
अंदर से ही, उद्गम केंद्र से ही ऊर्जा जब निकलती है तभी इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको हम भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। लेकिन अब यदि हम बात करें धरातलीय तरंगों की, ठीक है, धरातलीय तरंगों की, तो अब ये जो तरंगे यहाँ से निकली है ना, ये यदि धरातलीय सेलों से जाकर टकराती हैं तो बनती हैं धरातलीय तरंगे। एक बात हमें और ये याद रखना है, ये जो धरातलीय तरंगे रहती हैं ना, यहाँ से सबसे पहले भूगर्भिक तरंगे निकली और ये यहाँ किससे जाके चट्टानों से जो टकराती हैं तो धरातलीय तरंगे बन जाती हैं। धरातलीय तरंगे धरातल के साथ साथ में ही चलते रहती हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि कहाँ पर कितना घनत्व है, उसके हिसाब से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं। इनमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन और आवर्तन भी होता है, इसी के कारण ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से टाइप के भूकंप होते हैं। पहला तो होता है टेक्टोनिक, मतलब धरती हमारी जो प्लेटों से मिलकर बनी है उनके बीच यदि गति होती है, उसके कारण जो तरंगे उत्पन्न होती, जो एनर्जी निकलती है, उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक भूकंप। मतलब ये जो भ्रंश तल होता है ना, भ्रंश मतलब दरार का जो तल है, इन्हीं के कारण जब ये प्लेटें खसकती हैं तो टेक्टोनिक टाइप का भूकंप आता है। इसके बाद सेकंड नंबर का आता है ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वोल्केनिक टाइप के भूकंप ज़्यादा आते हैं। इसके बाद यदि खनन का काम कहीं पर चल रहा है बहुत ज़्यादा, जहाँ खुदाई हुई है, तो अंदर ही अंदर ज़मीन के जो खदानें रहती हैं ना, उनकी जो छतें जब ढह जाती है, ये छत, उसके कारण भी हल्के झटके हमें महसूस होते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहते हैं, ठीक है। कोलैप्स भूकंप भी इनको कहा जाता है इंग्लिश में। इसके अलावा कभी कभी जैसे परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, रासायनिक विस्फोट किए जाते हैं, इसके कारण भी हमारी धरती में कंपन उत्पन्न होते हैं और हमें विस्फोट भूकंप के झटके महसूस होते हैं। एक्सप्लोजन भूकंप भी इसको कहा जाता है। इसके बाद पाँचवें नंबर का जो टाइप है वो रिजर्वायर इंड्यूस्ड है भूकंप है, जो कि यदि कहीं कहीं पर बांध बनाए जाते हैं ना, बांध बनाने के कारण प्रेशर जो उत्पन्न होता है पानी का, उससे भी भूकंप आते हैं, जिनको रिजर्वायर इंड्यूस्ड भूकंप कहा जाता है। अब यदि हम बात करें भूकंप के मेजरमेंट की, तो भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। अब मापने के अनुसार इसकी जो तीव्रता है ना, वो 0 से लेकर 10 तक हो सकती है। अब यदि हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें भूकंप के आने से हो सकती हैं, तो जैसे कि सबसे पहली बात तो ये होता है कि भूमि में कंपन होने लगता है। इसके अलावा धरातल जो जैसा दिख रहा है अब वैसा नहीं दिखेगा भूकंप के आने पर, उसमें विसंगति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा भूस्खलन, पंख स्खलन, ठीक है। स्खलन मतलब जैसे कि ऊंचाई वाले एरिया से जब कोई चीज़ लुढ़कती हुई नीचे आती है तो उसको स्खलन कहा जाता है। चाहे वो बर्फ़ हो सकती है, पत्थर हो सकता है, उसके साथ साथ में कीचड़ वगैरह सारी चीज़ें जब ऊपर से नीचे आती हैं ना स्लोप से, तो वो स्खलन कहलाता है। इसके अलावा सॉइल लिक्विफिकेशन, ठीक है, मृदा द्रवण जिसको कहा जाता है। धरातल एक ही तरफ झुक सकता है, हिमस्खलन हो सकता है, धरातल का विस्थापन हो सकता है, बांध और तटबंध टूट जाने से बाढ़ आ सकती है, भूकंप के कारण आग भी लग सकती है, ठीक है। इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, कई सारी वस्तुएं गिर जाती हैं और सुनामी भी भूकंप के कारण आती है। अब हम बात करते हैं असम की। असम में जो भूकंप आया है वो जो एरिया है ना, सिस्मिक हजार्ड जोन 5 नंबर के अंतर्गत में आता है, जहाँ पर इंडिया की इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट सबडक्ट होती है यूरेशियन प्लेट के नीचे में, इसी के कारण यहाँ पर भूकंप आते हैं। इसमें एक वर्ड आया है, ठीक है, सबडक्शन, जिसका मतलब होता है कि हमारी जो इंडियन वाली प्लेट है ना और जो यूरेशियन प्लेट है वो उसके नीचे चले जाती है, नीचे गति करती है, तो उसको हम कहेंगे सबडक्शन। ये जो वर्ड है ना वो जियोग्राफी में यूज़ होता है।
इसके बाद वाली न्यूज़ WHO से है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें WHO ने सहमति दे दी है, प्लेजेस दे दी है काय के लिए कि हम कुछ सहायता करेंगे इंडिया की, जिस प्रकार से इंडिया कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो हम WHO के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और यदि हम पार्टिकुलर इसकी डेट की बात करें ना, तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका यदि हम उद्देश्य की बात करें तो वर्ल्ड के जितने भी पीपुल हैं इनके स्वास्थ्य की देखभाल करना इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर तो हम देख ही लिए हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। यदि हम मेंबर स्टेट की बात करें कितने देश इसके सदस्य हैं, तो 194 इसके मेंबर स्टेट हैं, ठीक है, और 150 कंट्री में इसके ऑफिसेस हैं और इसके अलावा 6 इसके रीजनल ऑफिस भी बनाए गए हैं ताकि हर जगह लोगों की हेल्प की जा सके। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत सारी देशों की सरकारें इसमें शामिल हैं। जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, उसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब हम आते हैं न्यूज़ में और न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमति या फिर सहमति प्रदान कर दी है, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करेंगे, लेबोरेटरी को सप्लाईज करेंगे और मोबाइल हॉस्पिटल भी हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अपोलो 11। अपोलो 11 जो मिशन था अमेरिका का, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। ये जो बीच में एक व्यक्ति खड़े हैं ना, इनकी कैंसर के कारण डेथ हो गई है, इसी को रिलेटेड एक न्यूज़ आई, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, अपोलो 11 जो मिशन था ना, अंतरिक्ष के लिए एक उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय इसमें बताया गया है 20:17:39 बजे उतारा था, ठीक है। ये अमेरिका का पहला मानव मिशन था जो कि इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। इनको जो है चंद्रमा पर भेजा गया था, इसी से रिलेटेड एक न्यूज़। अब हम देखते हैं न्यूज़, ठीक है। इनकी एज थी 90 वर्ष और इनकी जो डेथ हुई है ना, वो कैंसर के कारण हुई है। इन्होंने ट्रैवल किया था लगभग 2,38,000 माइल्स की यात्रा तय किया था, कहाँ पर, चंद्रमा के लिए, ठीक है। और ये वापस आए थे विदिन 69 मील्स। इनके बारे में ख़ास बात ये कही जाती है कि जो एमआर कॉलिंस है ना, ये जो है कभी भी जो है लूनार की सरफेस पर नहीं गए, ठीक है। सेट फुट ऑन का मतलब होता है कहीं पर जाना, लेकिन ये नेवर, कॉलिंस कभी भी जो उसकी सरफेस पर नहीं गए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, देखो, बांग्लादेश, चाइना और श्रीलंका के रिलेशन से। तो आज हम बांग्लादेश का मैप देखेंगे, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है इसके, और किसके किसके साथ में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बांग्लादेश में यदि हम नदियों की बात करें ना, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है, यहीं से गंगा भी होते हुए जाती है और फिर समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब यदि हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो पश्चिम की तरफ ये शेयर करता है पश्चिम बंगाल के साथ में, जिसकी राजधानी है कोलकाता, ठीक है। बांग्लादेश की ये राजधानी है ढाका। इसके बाद हम ऊपर तरफ जाते हैं तो ऊपर तरफ थोड़े से हिस्से में यहाँ पर ये शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री असम के साथ, जिसकी राजधानी दिसपुर है। उसी के फिर नीचे में ये मेघालय के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी शिलोंग है। असम के साथ में ये बाउंड्री 2 बार अपनी टच करता है, एक बार नॉर्थ में और एक बार पूर्व की तरफ में। इसके बाद यदि हम बात करें त्रिपुरा की, तो ये त्रिपुरा के साथ में भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है,
त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। अब और भी यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये अपनी बाउंड्री को मिजोरम के साथ में भी शेयर करता है, जिसकी राजधानी आइजोल है। और भी यदि हम नीचे जाएंगे साउथ में और पूर्व वाले हिस्से में, तो ये अपनी राजधानी म्यांमार के साथ में शेयर करता है। और यहीं पर बांग्लादेश में एक कॉक्स बाज़ार स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा म्यांमार के जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं ना, वो यहाँ पर रहते हैं। जब उस बार मिलिट्री ने यहाँ पर अटैक किया था, एक घटना घटित हुई थी, त्रासद घटित घटना हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी हैं म्यांमार के रोहिंग्या, वो यहीं कॉक्स बाज़ार में रहते हैं। तो न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्या होती है। तो इसमें दो देशों के बीच में व्यापार होता तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों डॉलर में ही लेन देन करें। इसके लिए वो अपनी मुद्रा में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट वही होना चाहिए। यदि चीन श्रीलंका को 10 रुपया लोन देता है अपनी मुद्रा में, तो श्रीलंका भी उतनी ही वैल्यू का अमाउंट चाइना को लौटाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो डॉलर में ही उसको वापस करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। देखो, जिस प्रकार से इंडिया अपना एक अलायंस बना रहा है ना, लोगों के ग्रुप में शामिल होते जा रहा है, तो उसी प्रकार से चाइना का भी ये कहना है कि हम भी अपना एक अलायंस बना सकते हैं। इसलिए उसने डिफेंस की जो टाई है ना बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ में, उसको मजबूत कर लिया है। तो ये किसको रजिस्ट करने के लिए बनाया गया है? तो जो आउटसाइड जो रीजन है ना, जो अलायंस बनते जा रहा है पावर का, उसको काउंटर या फिर उसको रजिस्ट किया जाएगा इसके द्वारा। इसलिए अपनी टाई को जो है चाइना बढ़ाते जा रहा है। अब हम देखते हैं न्यूज़ की। सबसे बड़ा उसका जो फोकस है या फिर टारगेट जो है ना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का जो क्वाड ग्रुप है ना, इसको लेकर है, जिसको बीजिंग का कहना, बीजिंग मानता है क्वासी मिलिट्री या फिर सर्टेन मिलिट्री एस्पेक्ट वाला अलायंस। इसी के चक्कर में इन्होंने ये कदम आगे उठाया। तो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आर्मी के जो चीफ है वहाँ की पीपुल लिबरेशन आर्मी के जनरल हैं, वेडनेसडे के दिन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के साथ में श्रीलंका में इनकी बातचीत हुई। ठीक है, इनकी 2 दिन की विजिट इसके पहले बांग्लादेश से हो चुकी थी। ठीक है, अब आप खुद समझ सकते हैं कि चाइना के जो रिलेशन है श्रीलंका के साथ में कितने ज़्यादा हो गए हैं। अभी 6 महीने ही भी नहीं हुए हैं कि चाइना के जो फॉरेन पॉलिसी ऑफिशियल थे, यांग जीची, इन्होंने कोलंबो की यात्रा किया था। अक्टूबर 2020 में हाई लेवल डिस्कशन इसमें हुआ था। ठीक है, और ट्यूसडे के दिन की बात है, 6 कंट्रीज़ के बीच में एक डायलॉग हुआ था, साउथ एशिया डायलॉग ऑन कोविड-19 एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें इंडिया को शामिल नहीं किया गया था। इसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम कोविड-19 से लड़ सकते हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, चाइना क्या कर सकता है इसमें, और इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब चाइनीज़ के जो अधिकारियों की जो विज़िट है ना, वो उस टाइम में हुई है जबकि श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है। ठीक है, केस कैसा चल रहा है कि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो नहीं चाहती हैं कि कोई विदेशी सत्ता हमारे देश में कायम हो जाए। मतलब मेन रूप से वो चाइना को ही टारगेट करते हैं। अब एक बात और है, ये घटना उस समय भी घटित हुई है जबकि चाइना ने कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए क्या हेल्प करा है, 1.4 बिलियन डॉलर वाला जो पोर्ट सिटी डेवलप करने के लिए है ना, इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा भी कई सारी हेल्प है जो चाइना श्रीलंका की करते रहता है, जैसे कि उसने 2 बिलियन डॉलर की करेंसी को स्वैप फैसिलिटी के अंतर्गत श्रीलंका को प्रोवाइड किया है। और यदि हम प्रायर की बात करें ना, तो कोलंबो को अभी 5 बिलियन डॉलर लोन का रीपेमेंट अभी करना है चाइना को। अब यदि हम बांग्लादेश के साथ जो बातचीत हुई उसके बारे में बात करें, तो इन्होंने ये कहा है कि
ये जो हाई लेवल विजिट है ना वो बहुत ही बढ़िया रही है, जिसमें कि दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन है वो गहरे हुए हैं। इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें बातचीत हुई है, और कुछ कुछ खास फील्ड है ना जिसमें एक्सचेंज को और भी ज़्यादा ब्रॉड किया गया है, और मिलिट्री जो रिलेशन है उसको भी क्लोज करने की बात इसमें कही गई थी जब ये लोग बांग्लादेश गए थे। तो इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूरोपियन यूनियन से। वहाँ के जो लॉ मेकर हैं या फिर लेजिस्लेटर हैं, जिसको हम हिंदी में सांसद कहते हैं ना, उन्होंने नोट दे दी, मतलब अनुमति दे दी है पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। अब यदि हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें ना, जिसको हिंदी में यूरोपीय संघ कहा जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। यूरोप के जो इनर 6 कहे जाने वाले जो 6 देश हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इनके द्वारा रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन को बाद में यूरोपियन संघ का नाम दिया गया, जिसकी स्थापना मास्ट्रिच नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई थी। मतलब सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को, फिर बाद में इसी को 1 नवंबर 1993 को क्या नाम दे दिया गया, यूरोपीय संघ का नाम दे दिया है। यदि हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है।